नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको देखेंगे, जिसका नाम है संघात्मक बनाम एकात्मक। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, वो शासन प्रणाली को लेकर आई गई थी। वो समस्या थी कि किस तरह का ढांचा अपनाया जाए जहां भारत की शासन व्यवस्था में सहूलत हो, ताकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और यहाँ की जो जनता है वहाँ तक भारत का शासन की पकड़ होनी चाहिए। इसको लेकर भारत जो है काफ़ी शासन व्यवस्था को लेकर भारत संविधान निर्माताओं ने काफ़ी चिंतित किया, ताकि वो लोग देख चुके थे कि इतने बड़े विशाल देशों में किसी एक जगह से शासन व्यवस्था करना यह संभव नहीं है। तो कैसी शासन प्रणाली अपनाई जाए जहां पर शासन संपूर्ण भारत में लोक जन कल्याणकारी हेतु वो काम हो। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों का देश है, यानी भारत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर जब इतने छोटे छोटे राज्य जब इनको बनाए गए और जब मिलाए गए, तो अगर शासन का एकीकरण किया जाता, एक जगह से शासन व्यवस्था की जाती, तो निश्चित रूप से आपसी टकराव होता और कभी एकजुटता नहीं होती। इसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण करके राज्यों से मिलकर और उन लोगों से संघात्मक शासन व्यवस्था के ढांचा को बताया और इसके होने वाले फायदों को भी बताया। क्या फायदा होगा जब हम संघ में रहेंगे और संघ में रह के हम कोई कार्य करेंगे, तो वहाँ पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में ये बात लोगों को बतलाकर और सारे देशी रियासतों को जोड़कर एक संघ का बनाना का कार्य उन्होंने किया। वास्तविकता यह है कि बहुत एक सराहनीय कार्य थी। अब हम देखेंगे कि जो संघात्मक सरकार है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, आखिर वो है क्या। आज विश्व में कई देश संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो इसका शब्द है संघात्मक, ये एक अपने में फेडरेशन से लिया गया है। फेडरेशन इसका अंग्रेजी वर्ड क्या है? फेडरेशन, जो लैटिन भाषा के जो शब्द है फ्यूडस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है संघ या समझौता। ठीक है, लैटिन भाषा के जो है फ्यूडस से निकला, जिसका अर्थ होता है संघ अथवा समझौता। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि जो शब्द है, वर्ड है, उसके हिसाब से इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग को हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ परिभाषाएं भी होंगी जो विद्वानों ने दी होगी। उसमें सबसे सर्वमान्य परिभाषा जो हम राजनीतिक विचारक है गार्नर उनको देखते हैं, उन्होंने लिखा भी है कि संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकार एक ही सामान्य प्रभु संपन्न के नीचे रहता है। यानी एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही प्रभुता प्राप्त व्यक्ति के निहित रहता है। तो इस प्रकार से हम संघात्मक शासन प्रणाली वैसे शासन प्रणाली को कहेंगे जहां पर शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण करके और फिर वहां पर उसका बंटवारा कर दिया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर शक्तियों का बंटवारा इकाइयों के बीच में कर दिया जाता है, ताकि शासन कार्य में आसानी हो। तो इस प्रकार से हम इसको ये देख लिए कि संघात्मक सरकार कहते हैं। वहीं पर एकात्मक सरकार कहेंगे कि जहां पर शक्तियों को एक जगह केंद्रीकरण कर दिया जाता है और जितने भी जो यूनिट इकाई राज्य है वो उनका अधीन होता है। एकात्मक सरकार में होता क्या है कि
कोई चीज अगर ऊपर से चलती है तो एकदम डायरेक्ट नीचे तक आएगी, जबकि संघात्मक सरकार में ऐसा नहीं है। संघात्मक सरकार में एक शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर। वहां उस संविधान के उस सिद्धांत के अनुसार संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यही है कि शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत के अनुसार शक्तियों का बंटवारा सरकार के तीनों अंग में अलग कर दिया गया है, ताकि कोई किसी से टकराए नहीं। विधायिका की शक्ति विधायिका को दे दी गई है ना, कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका को दे दी गई है, और न्यायपालिका की शक्ति न्यायपालिका को दी गई। हम अब यहाँ पर देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली में इसकी क्या क्या विशेषताएं इसमें निहित है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो संघात्मक शासन देश होता है, जो संघात्मक शासन देश होता है, वहाँ सबसे पहली विशेषता है कि दोहरी नागरिकता होगी। ठीक है, दोहरी नागरिकता होगी। वहाँ पर संविधान वहाँ सर्वोच्च होता है। क्योंकि संविधान सर्वोच्च होने का कारण क्या है, क्योंकि जो छोटे छोटे इकाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया, जो समझौता किया गया, वो संविधान के तहत ही किया गया। क्योंकि संविधान के तहत ही शक्ति पृथ्वीकरण के आधार पर उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार संविधान इसमें सबसे सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है कि संविधान ही के द्वारा यह चलता है ना, संविधान के द्वारा ही ये चलेगा। दूसरा आता है कि संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा। तो हम देखते हैं कि संविधान जो है ना, 3 सूचियों के माध्यम से, जिसमें हम पहला कहते हैं संघ सूची, इसको पहला कह सकते हैं कि संघ सूची, संघ सूची। अब ये संघ सूची जो है, संघ सूची वो सूची है जहां पर केवल और केवल केंद्र सरकार को ही, संघ सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, अन्य को नहीं है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में सभी जो इकाई राज्य है उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे वही लोग कानून बनाएंगे जो राज्य है। ठीक है। तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची में यह वह सूची है जहां पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी टर्म कंडीशन यही होती है कि यदि कोई विषय है, किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना देती है उसी विषय पर, और पुनः उसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना देती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की कानून जो है मान्य नहीं होगी, वो केंद्र सरकार की कानून ही मान्य होगी। आप संघ सूची में देखिएगा कि संघ सूची में जितनी शक्तियां हैं उस पर केंद्र सरकार ही कार्य करेंगी, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। जैसे हम बिहार में देखते हैं कि जो रेलवे है, हवाई जहाज है, पोस्ट ऑफिस है या टेलीफोन एक्सचेंज है, तो वहाँ पर बिहार सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है ना, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार का मसला है और केंद्र सरकार उसे करती है। ठीक। राज्य सूची में हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कानून बनाने का, राज्य सरकार को अधिकार दिया गया नियम बनाने का, तो राज्य सरकार ही नियम बनाएगी। समवर्ती सूची में देखते हैं कि दोनों ही कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वैसी स्थिति में अगर एक जगह कानून बनता है, वो है अगर संघ सरकार कानून बना दे, उसी विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, तो वहां पर संघ सरकार का ही कानून चलेगा। इसमें हम देखते हैं कि लिखित संविधान, संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें संविधान जो है लिखित होता है। अब आप देखिए संविधान भी 2 तरह का है। अब एक लिखित संविधान है, एक अलिखित संविधान। तो जो अलिखित संविधान क्या होता है, वो संविधान जो लिखा हुआ ना हो और जो परंपराओं पर आधारित हो, जो रीति रिवाजों पर आधारित हो, वो संविधान अलिखित है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इंग्लैंड का संविधान है। लिखित संविधान जो है वो सारी चीजें बाकायदा तौर पर लिख दी जाती हैं, सारी बातें, कानून, नियमावली, जितनी भी चीजें हैं
उसको अनुच्छेद के द्वारा दर्शा दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन प्रणाली में सबसे बड़ी खासियत यही होती है, इसकी विशेषताओं में से है कि वहाँ जो न्यायपालिका होगी वो भी 3 चरण में है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये स्वतंत्र है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा इसको दम स्वतंत्र रखा गया है। ये राजनीतिक दल से ये दूर है, राजनीतिक पकड़ से दूर है। भले ही वर्तमान में हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति चाहे वैसी न हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर भारतीय न्यायपालिका को राजनीतिक दलदल से दूर रखा गया है। यह एक निष्पक्ष इकाई है जिसको निष्पक्ष रखा गया है और ये निष्पक्ष कार्य करती है। उसके बाद इसमें जो है दोहरी शासन व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे देखना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, विकेंद्रीकरण। अब संघ सरकार एक है और राज्य सरकार एक है, अलग है। तो संघ सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है। संघ सरकार का जो गठन होता है, केंद्रीय सरकार पूरे भारत के लिए कार्य करेगी, जबकि राज्य सरकार या कहीं किसी प्रदेश की सरकार जो होगी केवल और केवल उसी प्रदेश तक काम करेगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि संघात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार का स्वरूप कैसा होगा और क्या भारत में संघात्मक सरकार को अपनाया गया है। तो जी हाँ, भारत में संघात्मक सरकार को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में एकात्मक गुणों को भी रखा गया है। जैसे कि आप जब राष्ट्रपति शासन को देखिएगा तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है वो एकात्मक व्यवस्था की देन है, एकहरी नागरिकता। अब आप इसको देखिए कि भारत में रहने वाला व्यक्ति, नागरिक, वो किसी प्रदेश में रहता हो, किसी राज्य में रहता हो, किसी जिले कस्बा में रहता हो, वो स्वयं को एक ही कहलाता है कि हम भारतीय हैं और उसको एक नागरिकता दी गई है, वो है भारतीयता है, कि नागरिकता है कि वो भारतीय है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 नागरिकता, अमेरिका में जाइएगा तो 2 नागरिकता, वहाँ के एक स्टेट की नागरिकता है, पूरे अमेरिका की नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नहीं। तो भारत में एकात्मक सरकार का भी समावेश रखा गया है। आप इसको ऐसे समझ गए कि जब राष्ट्रपति अपनी तीनों शक्तियाँ का यूज करते हैं, तीनों शक्तियाँ का जब यूज किया जाता है तो उस समय एकहरी नागरिकता हो जाती है। फिर आप देखिए राज्यपाल क्या है। राज्यपाल जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं, वो क्या है, वो भी तो राष्ट्रपति जी का एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एकात्मक का ये एक झलक है। तो इस वीडियो में हमने इतना समझा कि संघात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार को हम कैसे देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एकात्मक सरकार। जय हिंद।